नमस्कार दोस्तों, प्रशस्त अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं प्रशस्त में आपके लिए एक अलग तरह का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, एक अलग तरह का वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो है संविधान के भाग के ऊपर। हम सभी जानते हैं कि संविधान के भाग का जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला टॉपिक है एग्जाम के टाइम। और ये वैसा टॉपिक है कि हर बार एग्जाम में एक ना एक सवाल इससे ज़रूर बनता है। वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे स्टेट सर्विस कमीशंस का हो, हर जगह इससे एक सवाल जरूर रहता है। चाहे वो डायरेक्टली पूछ ले, चाहे मैच द फॉलोइंग करके पूछ ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए। और इसको याद करना बड़ा मुश्किल होता है एग्जाम के टाइम। और हर बार हम यही सोचते हैं काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे हम इसे एक बार में याद कर लेते, सिर्फ एक बार में सुन के और एक बार में ऐसा कुछ ट्यूटोरियल देख के हमेशा के लिए मेमोराइज कर पाते। तो चलिए, आपकी इसी समस्या पर विचार हमने किया और एक अलग तरह का वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो सिर्फ कुछ देर देख लिया या लास्ट तक, जहाँ तक 22nd पार्ट है वहाँ तक आपने देख लिया, तो आई बेट, आई डेयर यू, आई डबल डेयर यू कि आप कभी दोबारा इसको भुला नहीं पाएंगे इस पूरे टॉपिक को। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पहला भाग है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अच्छा, अब हमें याद कैसे रखना है इसे, हमें कैसे रिलेट करना है। 1 नंबर जो है उससे हमें क्या याद आता है? तो 1 नंबर से आपको याद आएगा हमेशा एक। एक, 1, एक से एकता, एकता से यूनिटी, और यूनिटी से हो गया यूनियन। इस तरह से आपको एक से हमेशा याद रहेगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, क्योंकि यहाँ 1 डिनोट कर रहा है एकता को, और एकता से बनता है यूनियन। इस तरह से आपको पार्ट 1 याद रहेगा हमेशा। पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 है सिटीजनशिप, यानी नागरिकता से जुड़ी हुई। पार्ट 2 में संख्या 2 जो है, नंबर 2, आप एक बार जरा सोचिए आपके जहन में सबसे पहले क्या चीज आती है। या तो हमारे दो दो हाथ, हमारी 2 आंखें, यही चीजें जो हमारे जहन में सबसे पहले आएंगी संख्या 2 की जगह। तो हम सोच लेते हैं, अपने 2 हाथों को सोच लेते हैं, और पार्ट 2 नंबर 2 जिसे डिनोट करता है वो हमारे हाथ मान लेते हैं। और देखिए, इस कार्टून में भी कुछ ऐसे दिखाया गया है कि सीएए के माध्यम से, यानी सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से किस तरह से भारत सरकार ने आसपास के देशों के जितने भी प्रताड़ित लोग थे, जिन्हें धार्मिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था, उन्हें अपनी दोनों बाहें फैलाकर स्वीकार करने का ऑफर दिया, अपनी सिटीजनशिप देने का ऑफर दिया है सीएए के माध्यम से। तो आपको 2 से क्या याद आएगा? दोनों हाथ, और दोनों हाथ दोनों बाहें फैलाए कौन खड़ा है? भारत माता। कि आओ बच्चों, जितने भी तुम्हें दूसरे देशों में प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है, तुम हमारे पास आओ और हमारी नागरिकता ले लो। चलिए, अब तीसरे नंबर पर हम चलते हैं। तीसरे पे है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3। नंबर 3 से आपको क्या याद आता है? मुझे याद आता है नंबर 3 से लोकतंत्र के 3 स्तंभ, 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कौन कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ये तीनों मिला के किसकी रक्षा करते हैं? हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना। तो ये चीज आपको इससे याद रहेगी, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 किसको डिनोट करते हैं? फंडामेंटल राइट्स को। अब आते हैं चौथे पार्ट पे हम, फोर्थ पार्ट। 4। 4 संख्या से क्या याद आपके दिमाग में आता है? 4 संख्या से मेरे दिमाग में आता है, और मैक्सिमम लोगों के शायद दिमाग में आए, एक चौपाया जानवर। ठीक है। और अगर जानवर की शक्ल हम याद करें तो कुछ ही जानवर हमारे सबसे आसपास जो आमतौर पे देखे जाते हैं, कुत्ता, गधा, है ऐसा कोई, बैल, गाय, ऐसा कोई भी आप जानवर उठा लीजिए। मैंने उठाया आपकी सहूलियत के लिए और जिससे मैं एक फनी सा मीम बना सकूं, तो मैंने उठाया गधे को। चौपाया जानवर है। 4 से आपको याद आएगा 4 लेग्ड एनिमल, और 4 लेग्ड एनिमल से हमने क्या याद किया? डंकी। और पार्ट 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो हमने, मैं एक ऐसे डंकी को इमेजिन किया जो कि एक डायरेक्टर है, किसी इंसान की तरह किसी मूवी को डायरेक्ट कर रहा है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से पार्ट 4 यानी 4 लेग्ड एनिमल यानी डंकी, और डंकी से हो गया डायरेक्टर। पार्ट 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये मेंटल इमेज आपको हमेशा याद करने में मदद करेगी कि पार्ट 4 में क्या है। पार्ट 4A में देखें क्या है। अब डायरेक्टर क्या करता है? डायरेक्टर आमतौर पर सभी क्रू मेंबर्स को या
यूनिट के सभी सदस्यों को उनकी ड्यूटीज एलोकेट करता है। वो स्पॉट बॉय को बताता है तुम्हें क्या करना है, वो सिनेमेटोग्राफर को बताता है, वो कोरियोग्राफर को बताता है, वो सबको उनके काम अलॉट करता है, सबको उनकी ड्यूटीज बताता है। तो हमें पार्ट 4 से क्या याद आ गया, डायरेक्टर यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल, और 4A में क्या हो गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इस तरह से हमें ये चीज याद होगी। अब बढ़ते हैं पार्ट 5 एंड पार्ट 6 पे। इन दोनों को हम एक साथ याद करेंगे क्योंकि लॉजिकली ये एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। 5 शब्द, 5 जो नंबर है उससे आपके दिमाग में क्या इमेज उभरती है? अक्सर हम कहते हैं जब भी पुराने दोस्त कोई मिलते हैं तो एक दूसरे से हाई फाइव करते हैं, है ना, एक ग्रीटिंग सिंबल है एक तरह का। तो हमें क्या याद आता है 5 से? हाई फाइव, ठीक है, हाई फाइव ये याद आता है। हाई फाइव करते हुए दो बच्चों को इमेजिन करिए जिसमें एक की टी शर्ट पे लिखा है सेंटर और दूसरे की टी शर्ट पे लिखा है स्टेट। तो इस तरह से क्या याद आता है, हाई फाइव करते हुए दो बच्चे जिसमें से एक पर लिखा है सेंटर और एक पर लिखा है स्टेट, दोनों की टी शर्ट पे। तो इस तरह से क्या हो गया, 5 नंबर पर यूनियन हो गया, सेंटर यानी यूनियन, और पार्ट 6 में क्या हो गया, स्टेट। ठीक है, अब चलिए इस तरह से पार्ट 6 तक हमने कर लिया। अब आते हैं पार्ट 7 पे। पार्ट 7 चूंकि इसको रिपील कर दिया गया था, मूल संविधान का यह भाग था, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के होने के बाद चूंकि राज्यों का जो पुराना कैटेगराइजेशन था वो पूरी तरह से इररिलेवेंट हो गया, अप्रासंगिक हो गया, इसलिए पार्ट 7 जो संविधान का था उसे हमने रिपील कर दिया। तो यहां पर एक क्रॉस हमने लगा के डिनोट किया कि पार्ट 7 इज नो मोर। अब आते हैं पार्ट 8 पर। 8 संख्या से क्या याद आता है? हम जीएस में पहली बार सबसे पहला जो ज्योग्राफी भारत के भूगोल के बारे में पढ़ते हैं उसमें हम राज्यों की संख्या जानते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जानते हैं, और हमारे भारत में टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 से क्या डिनोट होगा? यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो भाग 8 जो संविधान का है उसमें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं 9 पे। 9 में अब हम 9 कैसे याद करेंगे? आमतौर पर 9 के नाम पर जो इमेज हमारे दिमाग में आती है, मेंटल पिक्चर जो हमारे दिमाग में आती है वो है नवरात्रि की। ठीक है, अब नवरात्र में क्या होता है? नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा होती है और माँ दुर्गा के पंडालों में अधिकांशतः क्या, ये सर्वव्यापी है, हर जगह ही इनफैक्ट 5 डीटीज यानी देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं। ठीक है, 5 देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं। वहां पर कौन कौन होते हैं आप यहाँ पर पिक्चर देखिए, गणेश जी, कार्तिकेय जी, यहाँ पर माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, और उसके अलावा माँ दुर्गा। ये 5 मूर्तियां वहां पर पंडाल में होती हैं। तो हमें क्या याद आएगा? नवरात्रि से 5, और 5 से हो गया पंचायत, यानी पार्ट 9 के फर्स्ट पार्ट में क्या हो गया? पंचायत। अब पार्ट 9A और B कैसे याद करें? अच्छा, उसी पंडाल में आप देखेंगे कि एक राक्षस की भी मूर्ति होती है, और वो कौन सा राक्षस है? महिषासुर। MS, M से क्या हो गया? म्यूनिसिपैलिटीज, और S से हो गया सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इस तरह से हमें पार्ट 9 संविधान का वो भी याद हो गया विद ऑल इट्स सब पार्ट्स। ठीक है, अब हम मूव करते हैं पार्ट 10 पर। 10 से आपके दिमाग में सबसे पहली इमेज क्या उभरती है? मेरे ख्याल से 10 सिर वाले रावण की इमेज सबसे पहले उभरेगी। लंका के राजा की इमेज, जिसे श्री राम ने हराकर अधर्म पर धर्म की विजय पताका फहराई। 10 से हमें याद आता है रावण, और इसे हम मेमोराइज करने के लिए क्या करेंगे? पार्ट 10 में क्या है? द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। तो हम एक ऐसी मेंटल इमेज बनाएंगे, देखिए इस पिक्चर को आप देखिए, यहाँ पर रावण को चेन्स में, जंजीरों में बांध रखा है ट्राइबल पीपल ने। ये सारे लोग जो है ये आदिवासी हैं, और इन्होंने रावण जैसे इतने बड़े योद्धा को, इतने बड़े राजा को अपनी जंजीरों में बांध रखा है। ठीक है, तो इस मेंटल इमेज के सहारे हम पार्ट 10 से एसोसिएट करेंगे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज को। तो इस तरह से हमें याद हो जाएगा पार्ट 10। पार्ट 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अब आते हैं पार्ट 11 में। पार्ट 11 की एक मेंटल इमेज आपको बना लेंगे। पार्ट 11 में क्या है? पार्ट 11 में दरअसल केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की बात की गई है, यानी यूनियन और स्टेट के बीच संबंधों की यहां पर बात की गई है।
यूनियन किसको डिनोट करता है? देखिए यहाँ पर दो लोग हैं जिन्होंने टी शर्ट्स पहनी हुई हैं और दोनों की टी शर्ट्स पे क्या नंबर प्रिंटेड है? 1 and 1। ये दोनों बराबरी की स्थिति में है और ये किसको डिनोट करता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। हमारे संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद का है और यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच बहुत ही समन्वयकारी संबंध या कोऑर्डिनेटिव रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच। तो देखिए यहाँ पर एक जो टी शर्ट पहनी है इन दोनों ने एक एक नंबर की, यहाँ पर पहला जो व्यक्ति है उनका चेहरा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलता है और दूसरा हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी से इनका चेहरा मिलता है। तो आप देखिए एक से यूनियन डिनोट होता है और दूसरे से डिनोट होता है स्टेट और इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो एक सहकारी संघवाद का द्योतक है और दोनों बराबरी पे हैं। तो ये क्या हो गया? पार्ट 1-1 यानी एक एक दोनों बराबर हैं और इन दोनों के बीच संबंध जो है यही है पार्ट 11 का प्रावधान। अब आते हैं पार्ट 12 पे। पार्ट 12 में क्या है जी? तो पार्ट 12 में अच्छा 12 से हमें सबसे पहले क्या याद आता है? अगर 12 को अपने दिमाग में एक मेंटल इमेज क्रिएट करने की कोशिश करें तो 12 नंबर सबसे पहले बताता है हमारे पूरे वर्ष को। पूरे वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं और 12 महीने हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चलता है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन दिस प्लैनेट यूज्ड टू थिंक अबाउट मनी थ्रू आउट द ईयर, है ना? आपको विश्वास नहीं हो रहा है अगर आप ये कहते हैं कि सर मैं पढ़ाई के बारे में सोच रहा हूँ या अपने एग्जाम के बारे में सोच रहा हूँ, तो दरअसल आप भी अल्टीमेटली उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, पैसे के बारे में ही सोच रहे हैं, अपनी आजीविका के बारे में ही सोच रहे हैं। तो पार्ट 12 से आपको क्या डिनोट होता है? साल के 12 महीने। देखिए कैसे कैलेंडर तेजी से चेंज हो रहा है। यहाँ पे जनवरी से दिसंबर चला गया और लगातार पैसा ही चल रहा है, यानी साल के 12 महीने हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चलता है, वो है फाइनेंस का, वो है प्रॉपर्टी का। इस तरह के ख्याल हमारे दिमाग में चलते हैं। तो आपको 12 नंबर से क्या डिनोट होगा? फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी यानी वित्त और संपत्ति। ये चीजें आपको याद रहेंगी। अब आते हैं हम लोग 13वें नंबर पे। 13 शब्द को आप एक बार सुनिए, समझिए और इसके होमोफोनिक एक दूसरा शब्द है ट्रेड। टी है दोनों में, 13 हो चाहे ट्रेड हो या 13 हो चाहे ट्रेड हो, ये दोनों शब्द एक जैसे ही लगते हैं। तो 13 और ट्रेड आप दोनों को सिर्फ इनकी ध्वनि के आधार पर एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। उसके अलावा एक दूसरा तरीका है। आपके लिए हमने एक इमेज क्रिएट की है जिसमें दो लड़कियां हैं, एक की टी शर्ट पर एक लिखा और दूसरे की टी शर्ट पर लिखा है 3। और इस तरह से 13 ये नंबर आपके दिमाग में जब भी आएगा, जब भी आप एग्जाम दे रहे होंगे और आप इस नंबर को देखेंगे, तब आपके दिमाग में इन दोनों बच्चियों की पिक्चर आएगी और तब आपको याद आएगा कि पिक्चर में दूसरी चीज क्या थी। पिक्चर में दूसरी चीज क्या है? ट्रेड। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ट्रेड, दोनों तरफ ट्रेड लिखा हुआ है। देखिए तो इस तरह से 13 से हम किसको एसोसिएट करेंगे? ट्रेड शब्द को। आते हैं 14 पे। 14 से आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है? मेरे दिमाग में 14 से सबसे पहले जो इमेज बनती है वो है 14 वर्ष का वनवास जो मिला था भगवान श्री राम को। और इस पूरे वनवास के दौरान उनके भाई लक्ष्मण ने सबसे ज्यादा त्याग का परिचय देते हुए उन्होंने अपने भाई की 14 वर्ष तक बिना किसी ब्रेक के लगातार सेवा करने का प्रण लिया, प्रतिज्ञा ली और ये एक बड़ा त्याग था। अगर हम रामायण के अनसंग हीरोज की बात करें तो उनमें लक्ष्मण जी का नाम हमेशा आगे रहेगा। तो 14 से क्या याद आएगा? 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष के वनवास से क्या याद आएगा? राम जी के भाई लक्ष्मण जी जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया और 14 साल तक अपने भाई की वो सेवा यानी सर्विस यानी सेवा करते रह गए अपने भाई श्री राम की। तो 14 से आपको याद आएंगे लक्ष्मण, लक्ष्मण से याद आएगा आपको सेवा। इसके अलावा इस पिक्चर में आप इन दोनों लोगों के अलावा लक्ष्मण और राम के अलावा तीसरी चीज क्या देख रहे हैं? अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को देखेंगे तो तीसरी चीज उसमें चारों ओर की तरफ जो इनको घेरे हुए हैं वो एक वाटिका है, पेड़ों को आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। तो तीसरी चीज हो गया ट्री। ट्री से आपको याद आएगा 14A का जो पार्ट है वो है ट्रिब्यूनल्स। तो 14 में क्या हो गया? सर्विसेज और 14A में क्या हो गया? ट्रिब्यूनल्स। अब आते हैं हम लोग 15 पे। 15 संख्या सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आप में से अधिकांश लोगों के दिमाग में 15 जो है वो 15 अगस्त की याद दिलाता होगा, मुझे भी वही दिलाता है।
और 15 अगस्त जब हमें स्वतंत्रता मिली तो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? हमारी सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी 15 अगस्त पे स्वतंत्रता मिलने के बाद, वो ये थी कि हम अपनी मर्जी की सरकार चुन सकते थे। हम उन सभी लोगों को चुन सकते थे जो हम पर शासन करें या हमारे प्रशासक बन के आए। अब हमें किसी के द्वारा थोपे हुए प्रशासन को नहीं झेलना था। तो इस तरह से 15 से क्या याद आता है? 15 अगस्त। और 15 अगस्त से याद आता है हमें अपने ऊपर के प्रशासक को चुनने की आज़ादी, यानी चुनाव। देखिए अब ये 15 किसको डिनोट कर रहा है? वोट को, यानी चुनाव को। तो 15 से आपको याद आएगा इलेक्शंस। अब आगे चलते हैं हम लोग 16 पे। 16 को याद करना बहुत आसान है। 16 से एक ही शब्द आपके दिमाग में आता है, 16 वर्ष की उम्र या 16 बरस। और ये बड़ा रोमांटिसाइज किया गया है आज तक फिल्मों में, तो ये शब्द बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा। 16 डिनोट करता है 16 वर्ष की उम्र को, स्वीट 16 को। और स्वीट 16 जो है हमारे पूरे जीवन की सबसे खूबसूरत जो है वो वर्ष होता है, इसीलिए इसको स्वीट कहते हैं। बहुत खूबसूरत होता है और दुनिया बड़ी खूबसूरत लगती है इस नए अवस्था में पदार्पण के बाद। तो 16 को आप याद कर सकते हैं कि बहुत ही विशेष उम्र होती है, बहुत स्पेशल फील कराती है आपको। इस वजह से 16 से आपको याद आएगा स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। अब आते हैं 17 पे। 17, अब यहां पर आपको एक छोटी सी मेंटल इमेज मैं क्रिएट करना चाहूंगा। जब भी आप 17 को याद करें तो आप इस पिक्चर को याद करें, और इस पिक्चर के 7 को अगर हम फ्लिप कर दें, उलट दें, तो वो ऐसा दिखेगा, एल की तरह। और इसी एल से क्या डिनोट होता है? लैंग्वेज। देखिए LANGUAGE। तो 17 के 7 को अगर उलट दिया जाए तो बन जाएगा लैंग्वेज। और इसी तरह से 17 से हमें याद आ जाएगी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। है ना कमाल की मेंटल इमेज? आपको जैसे ही 17 आपके एग्जाम में सामने पेपर में आएगा, आपको ये लटका हुआ, उल्टा लटका हुआ एल दिखाई देगा और उसके आगे लिखा हुआ लैंग्वेज। अपने आप 17 से आप ऑफिशियल लैंग्वेज को मैच कर लेंगे। 18 पे आते हैं। 18 नंबर जो है आपके दिमाग में क्या इमेज क्रिएट करता है? 18 नंबर अगर आप सोचेंगे तो सबसे पहले आपके जहन में आएगा एडल्टहुड, यानी वयस्क अवस्था। व्यक्ति के जीवन में जब वो 18 साल का होता है तो सबसे पहले उसको कौन सा अधिकार मिलता है? वो है वोट डालने का अधिकार, यानी वयस्क मताधिकार। और वयस्क मताधिकार का अगर आपने सही ढंग से प्रयोग न किया, अगर आपने विवेकपूर्ण प्रयोग न किया, तो इमरजेंसी वाली हालात देश में फिर से आ सकते हैं। ठीक है? तो हमेशा, अब चुनाव आने वाले हैं, आप अपने हिसाब से, आप में से बहुत सारे लोग इस समय 18 वर्ष के ऊपर होंगे, अधिकांश होंगे जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी अपने इस वयस्क मताधिकार का पूरे विवेक के साथ उपयोग करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। और ऐसी सरकार चुनेंगे जिससे देश में स्थिरता आए और वापस इमरजेंसी जैसे हालात न क्रिएट हो। ठीक है? तो हमें 18 से क्या याद आएगा? 18 से याद आएगा वोट डालने का अधिकार, वयस्क मताधिकार। और वयस्क मताधिकार के विवेकपूर्ण प्रयोग से हम किस चीज को रोक सकते हैं? इमरजेंसी जैसी हालात को होने से रोक सकते हैं। यानी 18 से रिलेट होता है इमरजेंसी। एक और तरीका है, आप इससे याद कर सकते हैं कि 18 साल के आते ही व्यक्ति जो है वो तरुणाई छोड़कर और बचपना छोड़कर वो यौनावस्था में प्रवेश करता है। ठीक है? वो जवान होता है और बचपन की सारी मासूमियत और सारा खिलंदड़पना जो है वो निकल जाता है। अब उसके सर पर जिम्मेदारियों का बोझ शुरू हो जाता है। उसे अपने करियर के बारे में सोचना है, उससे अपने आने वाले जीवन के बारे में सोचना है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें सोचनी है। तो अब उसके जीवन का मधमास खत्म हुआ और शुरू होता है उसके जीवन का आपातकाल। तो 2 तरीके से आप 18 को याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। 19, अब हम आते हैं 19 पे। 19 से आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में, हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही छवि बनती है, वो है कोविड-19, यानी कोरोना वायरस। 2019 के साल में जब पूरे विश्व में कोरोना वायरस का प्रकोप हुआ और कितनी लाखों जानें गईं, वो हमें याद दिलाता है कोरोना वायरस की भयावहता को। ठीक है? तो 19 से हमें याद आएगा कोरोना, और कोरोना ने की वजह से क्या हुआ? पूरी दुनिया में जितनी भी तरह की गतिविधियां थी, ऑल द एक्टिविटीज, जितनी भी तरह की इकोनॉमिक और सामाजिक सारी तरह की एक्टिविटीज जो है वो पड़ गई ठप। ठीक है? यानी कोविड-19 की वजह से विविध एक्टिविटीज, विविध गतिविधियां पूरी दुनिया में वो समाप्त हो गई या वो ठप पड़ गई।
तो इस तरह से हमें 19 से क्या याद आएगा, कोविड-19, और कोविड-19 से याद आएगा सभी गतिविधियों, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों या मिसलेनियस एक्टिविटीज का ठप पड़ जाना। तो हम किससे रिलेट करेंगे, 19 से, विविध को। अब आते हैं 20 पे, ठीक है। अब 20 भी, 19 और 20, ये दो ऐसे काल, ऐसे 2 वर्ष हैं हमारे जीवन के, ये जो शायद ही इन 2 वर्षों की त्रासदी शायद ही हम कभी भूल पाए अपने आने वाले पूरे जीवन में। तो 19 में क्या हुआ था, पूरे विश्व में कोरोना का प्रकोप हुआ, और 20 में क्या हुआ, लॉकडाउन हमारे देश में, जो हमने पहली बार ऐसी स्थिति देखी कि जो घरों में लोगों को कैद होना पड़ा, नजरबंद होना पड़ा, सिर्फ एक ऐसे शत्रु की वजह से जो किसी को दिखता ही नहीं था। ठीक है, तो पार्ट 20 में आते हैं हम। पार्ट 20 क्या है, लॉकडाउन से रिलेटेड हमें क्या याद दिलाता है, लॉकडाउन की। और लॉकडाउन ने क्या किया, अल्टीमेटली हमारे पूरे जीवन शैली को, हमारे पूरे जीवन को इसने बदल कर रख दिया, यानी परिवर्तित कर दिया, यानी उसे अमेंड कर दिया, यानी चेंज कर दिया। तो पार्ट 20 से क्या याद आएगा, लॉकडाउन। लॉकडाउन से याद आएगा हमारी जीवन शैली में अमेंडमेंट, हमारी पूरी दिनचर्या में चेंज यानी संशोधन। तो पार्ट 20 से आपको याद आएगा अमेंडमेंट। अब बढ़ते हैं पार्ट 21। 21 से जो मेंटल इमेज बनती है वो क्या बनती है, आप में से अधिकांश लोगों के दिमाग में 21 का जो नंबर है उससे सिर्फ एक इमेज बनती है, वो है विवाह की उम्र। ठीक है, बहुत सारे लोग इस उम्र में होंगे, बहुत सारे इस उम्र को क्रॉस कर चुके होंगे, लेकिन 21 का जो नंबर है वो आप सभी के दिमाग में सिर्फ एक इमेज बनाता है कि विवाह की न्यूनतम आयु भारत में आज क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए 21 साल। पहले पुरुषों के लिए 21 थी, अब और स्त्रियों के लिए 18 थी, लेकिन अब दोनों के लिए, लड़का लड़की दोनों के लिए इसे 21 कर दिया गया है। तो 21 से आपको क्या याद आएगा, विवाह। लेकिन विवाह पहले और आज के विवाह में कितना अंतर है। पहले के विवाह कैसे होते थे, पहले के विवाहों में 7 जन्म साथ रहने की कसम खाई जाती थी, अग्नि के चारों तरफ फेरे लेकर। ठीक है, और उसे निभाते भी थे लोग। आपको, हमें सिर्फ एसोसिएट करना है चीज़ों को, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा होता ही है। हाँ, अधिकांश मामलों में आज जिस तरह की पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्न दुनिया में हम रह रहे हैं, आज की दुनिया में विवाह का मूल्य उतना ज़्यादा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। तो इस संस्था का महत्व पहले से थोड़ा सा कम हुआ है समाज, इस उत्तर आधुनिक समाज में। और आज विवाह जो है पहले की तरह स्टेबल या पहले की तरह परमानेंट नहीं होते, बल्कि आजकल के विवाह कैसे होते हैं, टेम्परेरी इन नेचर। देखिए, ये मैरिज यहाँ पर टूट रही है। तो आजकल के विवाह कैसे हो रहे हैं, अपनी प्रकृति में ये थोड़े से अस्थायी प्रकृति के हैं, अस्थायी प्रकार के हैं। तो हमें 21 से क्या याद आएगा, विवाह। विवाह से क्या याद आएगा, टेम्परेरी या अस्थायी विवाह। और इस तरह से हम याद कर लेंगे पार्ट 21 में क्या है, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। अब आते हैं पार्ट 22 पे। 22 में क्या है, पार्ट 22 बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम चूंकि सारे पार्ट्स याद कर रहे हैं तो आइए इसको भी याद कर लेते हैं। पार्ट 22 के लिए एक छोटा सा कोड याद रखिए, शॉर्ट कैट। शॉर्ट कैट, पिक्चर में आप देख भी रहे हैं, इतनी छोटी है, इतनी बौनी सी बिल्ली है कि आपकी एक हथेली पे आ जाए। तो इस चित्र से हमें याद आएगा शॉर्ट कैट। और शॉर्ट कैट में एस एच से क्या हो गया, शॉर्ट, टी से हो गया टाइटल, शॉर्ट टाइटल। कमेंसमेंट का हमने लिया सी, और इस तरह से कैट का सी बन गया। ए का हो गया अथॉरिटेटिव, यहाँ पर ए अथॉरिटेटिव हो गया, और टी से हो गया टेक्स्ट। तो इस तरह से ये कोड हमें याद दिलाएगा, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपीट्स। तो इस तरह से आपने देखा, आपके संविधान के 22 के 22 भाग आज इस तरह से तैयार हो गए कि आपको दोबारा कभी इसे पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस चीज़ की गारंटी देता हूँ मैं। आप लोग तो इस पूरे लेक्चर के बाद कोशिश करें खुद से याद करने की, आपको एक भी पार्ट मिस नहीं करेगा। सो थैंक यू वेरी मच हमारा ये लेक्चर सुनने के लिए, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। और संविधान के 22 भागों को जो याद करने में जो कठिनाई होती है, उसको हल करने में हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए होंगे। और दोस्तों, इसके अलावा हमारी एकेडमी में आने वाले समय में प्री, मेंस और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए हम जो ट्यूटोरियल्स चलाएंगे, जो सीरीज़ चलाएंगे, जो लेक्चर सीरीज़ चलाएंगे, उनमें कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। लेकिन सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश है कि आप, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो मैक्सिमम लोगों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाएं, मैक्सिमम लोगों तक हमारे इस चैनल को पहुंचाएं। तो चलिए, आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।